नमस्कार, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपका टॉपिक है भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय। जैसा कि कक्षा 12th का जो कोर्स देखेंगे तो उसमें ये दिया हुआ है, भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय हमको देना होता है। साथ ही कक्षा 9th से लगा के प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके सवाल बनते हैं। भाषा क्या है, व्याकरण क्या है और लिपि क्या है, उन सब के बारे में आज हम आपको पढ़ाते हैं। सबसे पहले भाषा के बारे में हमको जानना बेहद जरूरी है। आमतौर पर जो आप बोलते हो वो एक भाषा है, यानी संप्रेषण का माध्यम। एक से दूसरे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जो संवाद हो रहा है वो एक भाषा के माध्यम से हो रहा है। तो भाषा यानी संप्रेषण का माध्यम, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो भाषा कहलाती है। जिनके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे भाषा कहते हैं। अब भाषा और बोली में क्या अंतर है, इसको जानना बेहद जरूरी है। भाषा किसको कहते हैं और बोली किसको कहते हैं? भाषा और बोली, इसको पढ़ने से पहले आपको एक बात और बता दूं कि भाषा दो प्रकार की होती है, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक और लिखित। कुछ विद्वान भाषा को तीन प्रकार भी बताते हैं, भाषा के तीन प्रकार भी बताते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा भी बताते हैं, लेकिन वो उसके अंदर आ जाएगी। भाषा दो प्रकार की, मौखिक और लिखित। मौखिक जो मुख से बोली जा रही है, यानी जिसको लिखा नहीं जा सकता, वो एक मौखिक है। आप समाचार पत्र पढ़ रहे हो, पढ़ के किसी को सुना रहे हो, मौखिक रूप से सुना रहे हो। और समाचार पत्र छपा हुआ है, आप खुद पढ़ रहे हो, लिखित में। आपकी किताबें लिखित है, आपका समाचार पत्र और भी पत्र पत्रिकाएं, वो सब लिखित माध्यम है। और मौखिक, उद्बोधन, भाषण, ये सारे मौखिक है। तो मौखिक और लिखित दोनों प्रकार आप समझ चुके हैं। अब भाषा और बोली में क्या फर्क है, क्या अंतर है? भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि बोली स्थानीय क्षेत्र में बोली जाती है। यानी भाषा का स्थानीय रूप बोली हो गया। स्थानीय क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली है, और विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली भाषा का रूप ले लेती। उसके करोड़ों लोग जो होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, या यूं कहे कि करोड़ों लोगों के द्वारा बोली जाने वाली, लाखों करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक भाषा है। और कुछ सैकड़ों या हजारों लोगों द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है उसको बोली कहते हैं। बोली की व्याकरण नहीं होती, कोई निश्चित व्याकरण नहीं होती, लेकिन भाषा की एक निश्चित व्याकरण होती है। ठीक है। और भाषा में साहित्य लिखा जाता है, बोली में कोई विशेष साहित्य नहीं लिखा जाता है। तो ये भाषा और बोली का अंतर है। अब हम आपको पढ़ाते हैं कि भाई हिंदी जो भाषा है उसकी 5 उपभाषाएं हैं। कितनी है? 5 उपभाषाएं हैं, और बोलियां हैं उसकी 18। तो कौन कौन सी 5 उपभाषाएं, वो आप देखिएगा। सबसे पहले हिंदी की उपभाषा लेते हम पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 बोलियां हैं। एक ब्रज भाषा, जो सूरदास जी वगैरह लिखते थे पद। दूसरी बांगरू, जिसको हरियाणवी कहते हैं। तीसरी कन्नौजी, कन्नौज के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली। चौथी खड़ी बोली, जिसको कौरवी कहते हैं, इंद्रप्रस्थ क्षेत्र में, यानी कि वर्तमान दिल्ली का जो क्षेत्र है वहां पर ये बोली जाती है, खड़ी बोली। और वर्तमान में मानक भाषा हिंदी जो है वो खड़ी बोली की ही है। फिर बुंदेली, बुंदेलखंड में बोली जाने वाली, ये है पश्चिमी हिंदी उपभाषा की 5 बोलियां। अब 5 ये, और पूर्वी हिंदी दूसरी उपभाषा लेते हैं। इसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी 3 बोलियां आती है। पूर्वी हिंदी के अंदर अवधी जो कि रामचरित मानस तुलसीदास जी ने लिखा था अवधी में 1576 में, वो अवधी में लिखा गया है। वो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों बोलियां पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। फिर हम लेते हैं राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी या ढूंढाड़ी, और चौथी है मालवी। ये 4 बोलियां
राजस्थानी के अंतर्गत आती है। फिर बिहारी उपभाषा लेते हैं। बिहारी उपभाषा के अंतर्गत मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये 3 बोलियां आती है। मगही, मैथिली और भोजपुरी। मैथिली को आप जानते होंगे, मैथिल कोकिल विद्यापति ने इसके अंतर्गत बहुत सारे पद लिखे हैं, और पदावली जो विद्यापति की बहुत प्रसिद्ध एक ग्रंथ था उनका, वो मैथिली में लिखा गया है। अब पहाड़ी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं। एक है कुमायूनी, गढ़वाली और पश्चिमी पहाड़ी। कुमायूनी, गढ़वाली और पश्चिमी पहाड़ी। अब कुमायूनी और गढ़वाली को मध्यवर्ती पहाड़ी भी कहते हैं, और पश्चिमी पहाड़ी अपने आप में एक बोली है। तो 18 बोलियां हो गई। कुछ विद्वान इसको 17 बोलियों पर सीमित कर लेते हैं, क्योंकि कुमायूनी और गढ़वाली ये जो 2 बोलियां हैं, इनको मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत रख लेते हैं, इसलिए एक बोली कम हो जाती है। तो 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हो जाती है। अगर मध्यवर्ती पहाड़ी को कुमायूनी और गढ़वाली दोनों में अलग अलग करें, तो हमारी हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हो जाती है। अब इसके बाद में हम लेते हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण क्या होता है, व्याकरण का कितना रोल है, व्याकरण किस प्रकार जरूरी है। देखो, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। आपने पढ़ी होगी, कक्षा 9 से या कक्षा 6 से भी स्टार्ट हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, व्याकरण का प्रारंभ हो जाता है, जिसमें हम पढ़ते हैं संधि, समास, इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सारी जो भी व्याकरण है जिसमें हमको पढ़ना पड़ता है। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, इन 3 वर्गों में मोटे तौर पर इस व्याकरण को विभाजित करते हैं। अब उसके बाद में व्याकरण के बाद लेते हैं हम लिपि। अब लिपि भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि लिखने, जो भी लिखा हुआ आप पढ़ते हो, जो लिखा हुआ है वो सब लिपिबद्ध किया हुआ है। आप समाचार पत्र में हो, चाहे आपकी पुस्तक के अंतर्गत हो, आप जो लिखा हुआ पढ़ते हो वो लिपिबद्ध किया हुआ है। तो लिपि कौन सी है, तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, और ये नागर लिपि का रूप है। अब नागर लिपि जो है वो भी ब्राह्मी लिपि का रूप है। ब्राह्मी लिपि जो कि सबसे पुरानी लिपि है, उसके बाद में आती है नागर लिपि, और नागर का देवनागरी लिपि में। जो वर्तमान के अंतर्गत हिंदी हम पढ़ते हैं वो देवनागरी लिपि में पढ़ते हैं। इसके अलावा नेपाली, कोंकणी जो कि गोवा में बोली जाती है, मराठी और गुजराती, इन भाषाओं की भी लिपियां कौन सी है, देवनागरी लिपि है। तो ये 4। इसके अलावा आप लिपि के अगर जानकारी चाहे तो अंग्रेजी जो है वो रोमन लिपि का रूप है। अंग्रेजी की लिपि कौन सी है, रोमन लिपि है ना। उर्दू की फारसी लिपि है। इसके अलावा और भी खूब सारी आप लिपियां पढ़ते होंगे, अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती है। फिलहाल हम लिपि को यहाँ पढ़ते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि भाषा जो है, हिंदी भाषा है या हिंदी का जो प्रादुर्भाव है या प्रारंभ जो है वो अपभ्रंश से हुआ है, हिंदी अपभ्रंश से। लेकिन अगर इसका शुरुआती अगर अपन इतिहास देखा जाए तो संस्कृत से निकली हुई है हमारी हिंदी। संस्कृत सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आज से 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व संस्कृत के 2 भाग थे। एक तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, उसका काल जो रहा है वैदिक संस्कृत का, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा है वैदिक संस्कृत का। फिर 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा है लौकिक संस्कृत का। उसके बाद में आती है पाली भाषा, जो कि 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक पाली भाषा, जिसमें बौद्ध ग्रंथ ज्यादा लिखे गए थे, बौद्धों की पाली। 1 ईस्वी से लगा के 500 ईस्वी तक प्राकृत भाषा,
जो जैनों की भाषा कहते हैं, जैन धार्मिक ग्रंथ, जैन ग्रंथ है, वो सबसे ज्यादा लिखे गए थे प्राकृत में, और वो उसका काल है 1 ईस्वी से लगा के 500 ईस्वी तक। अब 500 ईस्वी से लगा के 1000 ईस्वी तक का जो काल माना जाता है, वो माना जाता है अपभ्रंश का काल, अपभ्रंश काल। और अपभ्रंश के बाद में अपना आदिकाल आता है, हिंदी का आदिकाल। फिर आदिकाल के बाद में आता है अपना भक्ति काल, भक्ति काल के बाद में आता है रीतिकाल, और रीतिकाल के बाद में आधुनिक काल जो वर्तमान में चल रहा है। आधुनिक काल के अंतर्गत भी आचार्य डॉक्टर नगेंद्र ने उसको भी अलग अलग भागों में विभाजित किया है। पुनर्जागरण काल, जिसको भारतेंदु काल कहते हैं, नवजागरण काल या जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग भी कहते हैं। उसके बाद में छायावाद आता है, प्रगतिवाद आता है, प्रयोगवाद आता है, और नवलेखन काल आता है नई कविता के हिसाब से। तो इस तरह से आप देखेंगे भाषा क्या है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो भाषा है। लिपि आपको हिंदी की बताई देवनागरी लिपि, हिंदी की बोलियां 18 और 5 उपभाषा हैं। भाषा और बोली के में क्या अंतर है वो भी हमने आपको बताया। फिर किसी टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। एक खास बात यह भी है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे से आगे पहुंचाएं, ताकि और भी बच्चे जो है वो इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।